फ्रेंड्स, देखो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने खरपतवार वाले लेसन की बात कर रहे थे। तो इस लेसन में हमने इसके बारे में कुछ बातें कर ली थी, जैसे कि इसका वर्गीकरण हम चला रहे थे और वर्गीकरण थोड़ा बहुत वर्गीकरण हो गया। तो उससे पहले हमने इसकी परिभाषा, इसके लाभ, इसकी हानियाँ और इसकी विशेषताएं, ये सब हमने जो है पढ़ ली थी। अब देखो इसका जो वर्गीकरण जो हमारा चल रहा था, इस वर्गीकरण में हमने 6 प्रकार का इसका वर्गीकरण किया था, जिसमें पहले नंबर पर हमने जो इसकी जो वर्गीकरण किया था वो जीवन चक्र के आधार पर किया था। दूसरा वर्गीकरण हमने जो है वो बीज पत्र के आधार पर किया था। तीसरा वर्गीकरण हमने जो है वो इसकी पत्ती की बनावट के आधार पर किया था। चौथा वर्गीकरण हमने जो है वो फसल संबंध के आधार पर किया था। पांचवा जो वर्गीकरण है वो हमने इसमें आज हम बात करेंगे गुणन या प्रसारण के आधार पर। छठे नंबर पर हम इसमें बात करेंगे भूमि व जलवायु के आधार पर। तो देखिए ये 4 प्रकार का हमने वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस 2 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम जो है तो सबसे पहले बात करेंगे गुणन या प्रसारण के आधार पर। तो गुणन या प्रसारण, गुणन या प्रसारण के आधार पर जो है हम खरपतवार को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो गुणन या प्रसारण का मतलब होता है कि खरपतवार एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण करती है, तो कौन से भागों से कर सकती है, कैसे वो करती है, तो उसके आधार पर हम जो है गुणन या प्रसारण के आधार पर पौधों को बांटेंगे। तो गुणन या प्रसारण का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होना। तो गुणन या प्रसारण के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो हम सामान्य देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमारी वनस्पति में जो अपने बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने मानसिक भागों से नए पौधों का निर्माण करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों के द्वारा भी करते हैं, जो मानसिक भागों से भी करते हैं, दोनों के द्वारा करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले नंबर पर इसका वर्गीकरण करेंगे किसके द्वारा, बीजों द्वारा। बीजों द्वारा खरपतवार का वर्गीकरण जो है ये हम इसमें देखेंगे। तो देखो हम हमारे आसपास की बहुत सी वनस्पतियों को ऐसे देख सकते हैं जो बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जिन खरपतवारों को देखते हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे बथुआ खरपतवार जिसको हमने देखा है, इसका प्रसारण जो है बीजों के द्वारा होता है। चौलाई है, चौलाई का प्रसारण जो है बीजों के द्वारा होता है। इसके अलावा हमारी जो है जैसे बरु खरपतवार है, बीजों के द्वारा होता है। तो ये जो खरपतवार हमने देखी है उनके नाम है जो अपने मानसिक भागों से प्रसारित न होकर के बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करती है। उसके बाद में अगर हम इसकी परिभाषा अगर बताना चाहें, परिभाषा में बता सकते हैं कि वे खरपतवार जिनका प्रसारण या जो बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं, बीजों द्वारा प्रसारित होने वाली खरपतवार कहलाती है। यानी कि सीधी सी बात है, नाम से पता चलता है कि वे खरपतवार जो बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करती है, बीजों द्वारा प्रसारित होने वाली खरपतवार कहलाती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें पर हम कर सकते हैं वानस्पतिक भाग वाली। वानस्पतिक भागों से नए पौधों का निर्माण होने वाली खरपतवार कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो वानस्पतिक भागों से प्रसारित होने वाली जो खरपतवार है वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर अधिकांशतः जो बहुवर्षीय खरपतवारें होती है वो लगभग अधिकांश बहुवर्षीय खरपतवारें मानसिक भागों के द्वारा ही नए पौधों का निर्माण करती है। और जो खरपतवारें मानसिक भागों से अपने नए पौधों का निर्माण करती है वो उनमें भी अधिकांश खरपतवार जो है वो वानस्पतिक भागों के साथ साथ जो है अपने बीजों के द्वारा भी नए पौधों का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पर जो है इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कास खरपतवार है, हम सब जानते हैं कास खरपतवार है वानस्पतिक भागों से भी नए पौधों का निर्माण करती है और उसके ऊपर फफूंद के समान बीज आते हैं उनके द्वारा भी नए पौधों का निर्माण करती है। मोथा है, मोथा वानस्पतिक भागों से नए पौधों का निर्माण करता है। झड़बेरिया है, झड़बेरी भी सारी क्या करती है अपने मानसिक भागों से नए पौधों का निर्माण करती है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि वे पौधे जो
या वे खरपतवार जो वांछित भागों से अपने नए पौधों का निर्माण करती है, वांछित भागों द्वारा प्रसारित होने वाली खरपतवार कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कासमोता जड़बेरियां है, दूब घास है, ये हमारी वांछित भागों से प्रसारित होने वाली खरपतवार हो गई। तीसरे नंबर पर हम इसमें बात करेंगे बीज व वानस्पतिक भाग दोनों द्वारा प्रसारित होने वाली खरपतवार। अभी देखो हमने इसमें बात की थी कि जैसे कास खरपतवार है, कास खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो जड़ों के साथ साथ अपने बीजों के द्वारा नए पौधों का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कास खरपतवार का जो पौधा है जो बीज व वांछित भाग दोनों के द्वारा नए पौधों का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर जड़बेरियां है, जैसे झाड़ी होती है, झाड़ियों में जब उनके फल लगते हैं तब उन फलों के जो बीज होते हैं उनके द्वारा भी वो नए पौधों का निर्माण कर सकता है, और उनकी जो जड़ें होती है उनके द्वारा भी वो नए पौधों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो आँख खरपतवार होती है, आंकड़े का जो पौधा होता है इसमें भी क्या होता है, ये भी अपने वांछित भागों से भी नए पौधों का निर्माण करता है। तो इसके अंदर डोडे बनते हैं, डोडों से जो बीज परिपक्व अवस्था में जब बीज निकल करके जब डोडे प्रस्फुटन अवस्था में आते हैं तब उनसे बीज निकलते हैं फफूंद के समान, और वो जो बीज होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो खरपतवार होती है वो फिर बीजों के साथ साथ वांछित भागों से भी नए पौधों का निर्माण करती है। परिभाषा हम बता सकते हैं इसकी कि वे खरपतवार जो बीजों के साथ साथ अपने वांछित भागों से भी नए पौधों का निर्माण करती है, बीज वांछित भागों द्वारा प्रसारित होने वाली खरपतवार कहलाती है। भाषण में तो ये हमारा हो गया गुणनीय प्रसारी का वर्गीकरण, तीन भागों में इसको बांट के बीजों द्वारा, वांछित भागों द्वारा और बीज वांछित भाग दोनों द्वारा। अब देखो लास्ट का जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे इसमें भूमि व जलवायु के आधार पर, और भूमि व जलवायु के आधार पर जो हम खरपतवार कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, भूमि और जलवायु के आधार पर खरपतवारों को अलग अलग भागों में बांटे के कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो हमने पहले भी इसके लिए बात की थी कि अलग अलग पौधों को अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। जिसमें यहाँ पर कह सकते हैं हमारे भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। तो हम भारत में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, अलग अलग गाँव में रहते हैं। तो वहाँ पर हम अलग अलग गाँव में क्या अलग अलग खेतों में भी देखेंगे ना, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे खेत में है लेकिन पड़ोस के खेत में नहीं है, पड़ोस के खेत में है लेकिन हमारे खेत में नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे गांव में है लेकिन दूसरे गांव में नहीं है। तो उनको अलग अलग प्रकार की भूमि और जलवायु की आवश्यकता होती है। तो भूमि और जलवायु के आधार पर हम खरपतवार कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं इसमें जलीय क्षेत्र की खरपतवार। तो जलीय क्षेत्र की खरपतवार हम सब जानते हैं कि जलीय क्षेत्र की खरपतवार कौन सी खरपतवार होगी, वे खरपतवार होगी जो जलीय क्षेत्रों में निवास करेगी, ये जल में अपना जीवन चक्र पूर्ण करेगी। जलीय क्षेत्र की खरपतवार कहलाएगी जो जल में ही तो उगती है, जल में तो उसका जन्म हुआ और जल में ही वो नष्ट हो जाएगी, यानी कि अपना पूरा जीवन ही उसने जीवन चक्र जो है उसने जल में पूर्ण कर दिया, तो जलीय क्षेत्र की खरपतवार हो जाएगी। तो जलीय क्षेत्र की जो खरपतवारें हैं वो कौन सी है हम सब जानते हैं। जैसे एक तो जाना माना नाम जलकुंभी है, जल में पाई जाती है, हम सब इसको जानते हैं और उसकी 5वीं क्लास में जलकुंभी के बारे में पढ़ते आए हैं। इसके अलावा हमारे दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो ले लेते हैं जंगली धान। देखिए धान की जो खेती होती है वो हम जानते हैं कि आर्द्र क्षेत्रों में जलीय क्षेत्रों में की जाती है, इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो धान की जो फसल है उसके साथ साथ जंगली धान की जो खरपतवार है वो भी अगर वहाँ पर उग जाती है तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, जलीय क्षेत्र की खरपतवार बोल देते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, जलीय क्षेत्र की खरपतवार हो गई। अब देखो दूसरे नंबर पर हम क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र की खरपतवार। अब कृषि क्षेत्र की खरपतवार कौन से हो जाएंगे, यानी कि हम जो फसल उत्पादन के लिए जिस भूमि को काम में लेते हैं वो हमारी कृषि क्षेत्र होता है। यानी कि ऐसी भूमि भी बहुत सारी होती है जिनमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती है या बरसात होती है तब भी खेती बाड़ी होती है, तो उनको हम नहीं लेंगे। आप तो एग्जाम्पल तो उसी खेती को भूमि को ले लो जिसमें हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, फसलों की बुआई कर रहे हैं, तो वो हमारा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। इस कृषि क्षेत्र में जो भी खरपतवारें भी देखने को मिलेगी वो सारी कैसे खरपतवारी हो जाएगी, हमारी कृषि क्षेत्र की खरपतवारी हो जाएगी।
जैसे हमारे खेतों में हम कौन कौन से खरपतवारों को देख सकते हैं, जैसे जानवर नाम बथुआ है, चौनलाई है, सत्यानाशी है, ये जो खरपतवारें हैं ये सारी क्या है हमारे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि वे खरपतवार जो हमारे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ये हमारी खेतों में पाई जाती है, ये अपनी फसलों के साथ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र की खरपतवार कहलाएगी। यानी कि हमारी खेतों में पाई जा रही है, फसलों के साथ पाई जा रही है, तो वही हमारी क्या होगी, कृषि क्षेत्र की खरपतवार हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर को क्या देखेंगे इसमें, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। तो देखो कृषि क्षेत्र के खरपतवार जो होते हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे कि अभी हमने बात की कि ऐसी बहुत सी भूमि होती है जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती है, तो जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जाती है ऐसी भूमियों को हम अकृषि क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो भी खरपतवारी पाई जाएगी वो अकृषि क्षेत्र की खरपतवारी कहलाएगी। अब देखो अकृषि क्षेत्र जहाँ पर शब्द काम में आ गया वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में कौन सी खरपतवारी पाई जाएगी, वे खरपतवारी पाई जाएगी जो बहुवर्षीय है। अधिकांश खरपतवारी जैसे वर्षा ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु में ही एक क्षेत्र में जो एक वर्षीय द्विवर्षीय खरपतवारें हैं वो पनपती हैं। बाकी ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उन ऐसे क्षेत्रों में बहुवर्षीय खरपतवारें ज़्यादा पनपती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में घुरंट होता है, नागफनी होती है। घुरंट खरपतवार आप जानते हो हमारी भाषा में इसको बरबूटे बोला जाता है। तो घुरंट खरपतवार जो है ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है, कभी कभी कृषि क्षेत्र में भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा इसको कृषि क्षेत्र में देखने में हमें मिलती है। इसके अलावा हमारा जो है घुरंट हो गई, नागफनी हो गई, अभी अपनी बात की थी झड़बेरी। झड़बेरी जो है ये भी हमारी कौन सी खरपतवारी हो जाएगी, कृषि क्षेत्र की खरपतवारी हो जाएगी। तो जो खरपतवारी भी हमारी खेतों में न पाई जाकर के बाहर कहीं पर पाई जा रही है, यानी कि मरुस्थल क्षेत्रों में, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जा रही है, उन्हीं को अकृषि क्षेत्र की खरपतवार बोल देंगे। इसके बाद फिर चौथे नंबर पर क्या ले लेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र के खरपतवार। मरुस्थलीय क्षेत्र के खरपतवार में हम क्या कहेंगे, देखो कृषि क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र समान है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते और कृषि क्षेत्र है वहाँ पर भी हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों में हमारी सेम खरपतवारी आ जाएगी। जो कृषि क्षेत्र में पाई जा रही है वो हमारी मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो इसमें दोनों में कोई आपको अंतर नहीं करना है, आप इसमें जो याद करोगे वही आपकी इसमें हो जाएगी। सिर्फ आपको अलग से याद क्या करना पड़ेगा, जलीय क्षेत्र की खरपतवार, कृषि क्षेत्र की, और बाकी सारी की सारी जो हमारी वो है कृषि क्षेत्र के और मरुस्थलीय क्षेत्र की खरपतवार के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये हमारे जो है भूमि और जलवायु के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण हो गया। देखो भूमि व जलवायु के आधार पर हमने खरपतवार का वर्गीकरण 4 प्रकार से देख लिया और गुणा के परसेंट के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण 3 प्रकार से देख लिया। सिंपल सी बात आपकी भाषा में बता दिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने कंप्लीट इसके नोट जो है आपको लिखवा दिए थे, अवेलेबल करवा दिए थे। मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे आप बोल रहे हो कि सर आगे से स्टार्ट करो, तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हम शुरू से ही पढ़ते थे कि देखो लॉकडाउन कितना क्या चले कितना क्या नहीं चले, तो वो तो बाद की बात है। तो शुरू से स्टार्ट करने से आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने के साथ साथ जो है वो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए शुरू से एक बार दोबारा पढ़ो उसमें क्या दिक्कत है। तो वैसे भी तो आप बैठी हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई सिलेबस पीछे छूट रहा है, सिलेबस के लिए खूब टाइम है। तो क्या पता आगे जा करके अगर आपका सिलेबस की बात चेंज हो जाए तो फिर उसमें भी थोड़ी सी ऐसे हो सकती है। तो जितना आप पढ़ लोगे उतना तो काम आएगा कम से कम। वो तो बात की बात है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखो जो वर्गीकरण है खरपतवार का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसके बाद में हमारा जो है ये हमारा एक अलग पोर्शन था, अब हमारा जो है इस लेसन में अलग पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो अब हमारा अलग पोर्शन होगा वो होगा इसका नियंत्रण। हमने ये सब तो देख लिया कि खरपतवार कैसे उगेगी, कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे कैसे हो सकती है, ये सब तो हमने देख ली। अब हम इसका पढ़ेंगे नियंत्रण। अब नियंत्रण जो है वो हम इसका अलग अलग प्रकार की विधियों के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी कि खरपतवार का जो नियंत्रण है वो भी हम 3 विधियों से पढ़ेंगे।
जैसे खरपतवार अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी जो सहनशीलता अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके आधार पर उनको नष्ट करने के लिए भी हम जो है अलग अलग प्रकार की विधियों को काम में लेंगे। तो सबसे पहली जो विधि होगी वो तो हमारी हो जाएगी भौतिक या यांत्रिक विधि। दूसरे नंबर पर हमारी हो जाएगी रासायनिक विधि, और तीसरे नंबर पर हमारी हो जाएगी जैविक विधि। इस प्रकार से हम खरपतवारों के नियंत्रण को भी 3 भागों में बांट देते हैं, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और जैविक विधि। आज हम जो है इस भौतिक विधि के बारे में, यांत्रिक विधि के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंप्रेशन करने में ऐसे मुझे ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कंप्रेशन करने में इनमें थोड़ी सी ज़्यादा समस्या होती है, इसलिए हम जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते। उसमें 20-25 मिनट का जो वीडियो होता है वो तो फिर भी चल जाता है, तो थोड़े दिन बाद में हम जो है तो लंबी वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या है कि शुरुआत में ऑनलाइन क्लासें हैं, तो पहले ऑनलाइन क्लास हमारी हुई नहीं थी, तो थोड़ी सी ऐसी भी थोड़ी सी समस्या है। और कुछ लोगों को अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जो बोलूँ ना उसी से समझ लेना, थोड़ी सी हैंड राइटिंग है थोड़ी वीक है। तो देखो खरपतवार नियंत्रण की जो भौतिक विधि या यांत्रिक विधि है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो भौतिक या यांत्रिक विधियों में यानी कि यंत्रों के द्वारा या भौतिक रूप से हमारे हाथों द्वारा या शरीर के द्वारा हम किसी भी बाह्य कार्य के द्वारा अगर खरपतवारों को नष्ट करते हैं, किसी भी यंत्र के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करते हैं, तो वो हमारी भौतिक या यांत्रिक विधि हो जाएगी। अब इस भौतिक या यांत्रिक विधि से हम किस प्रकार से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, इसके हम अलग अलग प्रकारों की स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। देखो इसमें हम सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हाथों द्वारा, यानी खरपतवार जो होती है उसमें हम यांत्रिक या भौतिक विधि में हम हाथों के द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और हाथों के द्वारा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें आपको लिखना क्या है और याद क्या करना है वो सुनो कि हम हाथों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करेंगे। जैसे आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है, तो 1 हेक्टेयर खेत में तो आप हाथों के द्वारा खरपतवारों को उखाड़ने से रहे आप उनको नष्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाथों द्वारा खरपतवारों को हम नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाथों के द्वारा अगर हम खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे सीमित क्षेत्र जो होंगे, सीमित क्षेत्र मतलब जैसे नर्सरियाँ हैं, पौधशाला है, इन्हीं में हम जो है इस विधि को काम में ले सकते हैं। जैसे हम हाथों से उखाड़ते हैं, जैसे हमने पौध कर रखी है घर पे, तो छोटी सी क्यारी है, 2-4 क्यारियाँ हैं, उसमें से तो हम जो पौधों को उखाड़ सकते हैं खरपतवार के पौधों को। बाकी हमारे जो बड़ा क्षेत्र होता है उस बड़े क्षेत्र में इस विधि को काम में नहीं ले सकते। लेकिन छोटे क्षेत्रों भी हो, लेकिन खरपतवार नियंत्रण हमारे द्वारा इससे किया जा रहा है, तो ये भी हमारी एक यांत्रिक विधि या भौतिक विधि हो जाएगी खरपतवार नियंत्रण की। दूसरे नंबर पर बात करेंगे निराई करके। अब निराई जो है वो भी हमारे हाथों के द्वारा ही है, जो छोटे क्षेत्रों में काम में ली जाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हल्की जो खरपतवार नियंत्रण की जो विधि होती है, हल्के तरीके से हम जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो हमारे निराई के अंतर्गत आ जाएगा। और जो गुड़ाई वाला है वो हमारे थोड़ा विस्तार रूप में आ जाएगा कि इसके द्वारा तो हम यंत्रों को काम में ले सकते हैं, इसके द्वारा भी हम यंत्रों को काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हल्के यंत्र जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे खुरपी फावड़े वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा अगर हम निराई गुड़ाई करते हैं या खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो निराई के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे कल्टीवेटर जो होता है उसके द्वारा हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की भूपरिष्कृत क्रियाएं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल क्लास में आपने पढ़ा है, तो उसको हम अगर हम काम लेते हैं उसको हम गुड़ाई वाले पॉइंट के अंतर्गत ले लेंगे। यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खुरपी फावड़े वगैरह से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, और इसके द्वारा कृषि के जो यंत्र आते हैं उनके द्वारा जो है वो हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये थोड़े छोटे क्षेत्रों के लिए काम में हम ले सकते हैं और इसको हम बड़े क्षेत्रों के लिए काम में ले सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे जल द्वारा। अब देखो पानी के द्वारा भी हम खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, और पानी के द्वारा खरपतवारों को नष्ट कैसे कर सकते हैं वो देखो। जैसे जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जल की उपलब्धता है, सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे खेतों के चारों तरफ एक मेड़ बना करके, खेतों में जहाँ खरपतवार प्रभाव ज़्यादा होता है और चारों तरफ मेड़ बना करके पानी को भर देंगे।
तो पानी को भरने के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा, पौधों के पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी उपस्थित हो जाएगा, और आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में पानी उपस्थित होने के कारण पौधों की जो श्वसन क्रिया है वो प्रभावित होगी, और श्वसन क्रिया प्रभावित होने के कारण पौधे जो है वो धीरे धीरे पीले पड़ करके नष्ट होने लग जाएंगे। तो उनके नष्ट होने के कारण हमें भी उनको नष्ट ही करना है, और नष्ट होने के कारण हमारा स्वतः ही खरपतवार नियंत्रण हो गया। तो जल के द्वारा भी हम खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जलीय खरपतवारों को हम दो प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। तो जलीय क्षेत्रीय खरपतवार होती है, उनके पास तो जल को कम कर देंगे, और जल को कम करने का जो जल के भाव में वैसे नष्ट हो जाएंगे, और इनको कम जल की आवश्यकता होती है, तो इनके पास पानी अगर हम ज़्यादा उपलब्ध करवा देंगे तो इनमें श्वसन क्रिया प्रभावित होने से पौधे धीरे धीरे पीले पड़ने लगेंगे, जड़ें सड़ने करने लगेगी, और स्वतः ही पौधे नष्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे अभी बरसात का समय आने वाला है, तो जो हमारी बाजरे फसलें होती है उसमें कहीं पर भी किसी कोने में पानी भर जाता है बरसात का, तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वो पीले रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। कभी कभी वो पौधे जो है वो जल करके नष्ट भी हो जाते हैं, ज़्यादा पानी के कारण भी वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ आप लोगों ने देखी हैं, तो हम इसके आधार पर भी जो है खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। आग लगाकर, अब देखो आग लगा करके हम खरपतवार कैसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे खेत हैं, उन खेतों में कोई फसल है और उस फसल में कोई खरपतवार है, तो हम वहाँ पर तो आग लगा कर खरपतवार को नष्ट कर नहीं सकते। तो हम इस विधि का उपयोग अकृषि क्षेत्रों में या बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है, इस विधि का उपयोग बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने में या अकृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे झड़बेरियाँ हैं, नाफे वगैरह जो है हमारे खेतों में तो उगेगी नहीं, तो खेतों में नहीं उगेगी तो वहाँ पर कोई फसल है नहीं, तो आग लगा देंगे तो सारी की सारी जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएगी, और हमारी फसलों को इससे कोई प्रभाव नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमारी वहाँ पर फसलें ही नहीं है। उसके बाद में जो है वो हमारी आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, मृदा शोधीकरण। मृदा शोधीकरण, और मृदा शोधीकरण के अंतर्गत हम क्या बात कर सकते हैं कि जैसे हमारा सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई जून का आता है। मई जून में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और मई जून में जो है वो ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण हमें मृदा के ताप को और अगर बढ़ा दिया हमने, मृदा के ताप को और अगर हमने बढ़ा दिया तो मृदा के ताप के बढ़ने के कारण वो जो मृदा में खरपतवार के बीज हैं वो क्या हो जाएंगे, जुलूस करके नष्ट हो जाएंगे, और खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार से बता सकते हैं कि मृदा ताप को बढ़ाकर खरपतवारों को बीजों सहित नष्ट करना मृदा शोधीकरण कहलाता है। ये क्या बता सकते हैं इसकी, कि खरपतवारों को या मृदा ताप को बढ़ाकर खरपतवारों को बीजों सहित नष्ट करना मृदा शोधीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर हम मृदा के ताप को कैसे बढ़ाएंगे वो देखो। अब यहाँ पर मृदा के ताप को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक की सीटें होती है, वो प्लास्टिक की सीटें जो है, जैसे हमारा कोई खेत है, उस खेत में हमारे पास खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, निराई गुड़ाई कर दी, खेतों को खुला छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर प्लास्टिक की सीटें बिछा देंगे। वो प्लास्टिक की सीटें क्या करेगी, मृदा के ताप को लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के कारण इसके नीचे जो बीज हैं वो बीज उस ताप को सहन नहीं कर पाएंगे और जुलूस करके स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इस विधि को मृदा शोधीकरण बोला जाता है। यह विधि मई जून में ही कारगर है, अन्य समय में हम इस विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए यह विधि भी जो है वो ज़्यादा हमारे लंबे समय तक उपयुक्त नहीं रह सकती। मई जून का महीना होता है, उसी में जो है इसको हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जो है वो हम एक और पॉइंट इसमें ले लेते हैं, मल्चिंग करना। अब देखो मल्चिंग के बारे में आप सब जानते हो कि मल्चिंग किसे कहते हैं। मल्चिंग जो है वो भूमि की सतह को घास से प्लास्टिक की पन्नियों के द्वारा ढक करके खेती करना मल्चिंग खेती कहलाता है। और ढकने के लिए जिन चीज़ों को काम में लेते हैं उसको मल्च कहते हैं। तो मल्च और मल्चिंग दोनों हो गई, यानी कि मल्च के द्वारा खेतों को ढक करके या भूमि को ढक करके खेती करने का हो जाएगा मल्चिंग, और मल्चिंग के लिए काम में लिए जाने वाले पदार्थ मल्च कहलाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी घास पर अगर 1 दिन या 2 दिन के लिए कोई पत्थर अगर हम रख देते हैं, तो 1-2 दिन बाद जब उस पत्थर को हम उठा करके देखते हैं तो उसकी जो नीचे के जो पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं और बिल्कुल नाजुक हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और
अगर हम लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो वहाँ पर वो जो पौधे हैं वो सड़ गल करके वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो हमने क्या कर दिया, मल्चिंग की क्रिया अपना ली। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारी खरपतवारें हैं वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भूमि को पूरी को प्लास्टिक की सीट या प्लास्टिक की पन्नियों या घास फूस जो होती है उनके द्वारा हम क्या कर देंगे, ढक देंगे और ढक करके हम खेती करेंगे। जैसे वर्तमान समय में खेती करते हैं, खेतों में जो है वो बड़ी बड़ी डोरियाँ बना देते हैं, मेड़ बनाते हैं, उनके ऊपर पन्नियाँ बिछा देते हैं और फिर उनके बीच में छेद निकाल करके पेड़ों को लगा देते हैं, नीचे ड्रिप लगा देते हैं। तो वो जो खेती होती है वो मल्चिंग खेती कहलाती है। तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमने ये जो है इसको हमने पूली को पन्नी से ढक दिया, इसको पन्नी से ढक दिया और बीच बीच में छेद निकाल करके हमने जो इसमें पेड़ लगे, तो ये जो छेद हमने बीच में निकाला है वहीं पर पौधे अंकुरित होंगे, बाकी अन्य जगहों पर पौधे अंकुरित ही नहीं होंगे। और जो पौधे अंकुरित ही नहीं होंगे और अंकुरित हो भी जाएंगे तो उनका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करने से भी जो है वो खरपतवार नियंत्रण होता है। तो मल्चिंग भी जो है हमारे खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी सहायक होती है। उसके बाद भी हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है काट छांट। अभी जो काट छांट वाली जो उपयोग विधि है वो हम जैसे सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे ऐसे जो खरपतवार होते हैं वहाँ पर खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम काट छांट विधि को काम में लेते हैं। अब देखो नदियों में देखो कभी कभी बहुत सी खरपतवार जो होती हैं उनका जाल फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार जो है वहाँ पर पनपने लगती है। तो उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी छटाई करेंगे, उनको अलग अलग तरह से काट उनको छाँट देंगे। ये क्रिया जो है वो काट छाँट कहलाती है। सड़कों के किनारे जो खरपतवार पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने पहले बात की थी कि लैंटर्न कैमरा खरपतवार को सजावट के लिए काम में लेते हैं। तो सड़कों के बीच में जो खरपतवार पाई जाती है उनमें नीचे जो हम खरपतवार लगाए हैं सजावट के लिए उनमें भी अन्य खरपतवारें उग जाती हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए भी हम जो है वो काट छांट विधि को काम में ले सकते हैं, जिससे हमारे जो जिस खरपतवार को हमने वहाँ पर सजाने के लिए लगाया है उसके अलावा अन्य जो खरपतवारें हैं वो नष्ट हो जाएगी और अन्य खरपतवारों को नष्ट करना ही इस विधि का उद्देश्य होता है। तो ये हमारे कुछ जो है वो खरपतवार नियंत्रण की भौतिक यांत्रिक विधियाँ हैं। इन भौतिक यांत्रिक विधियों से जो है आसानी से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी जो है वो जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा है तो उससे मुझे लग नहीं रहा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अब तक जो वीडियो पर मुझे यूट्यूब पर ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला कि जिससे ऐसा मुझे लगे कि आपकी पढ़ने की मानसिकता है और मैं आगे वीडियो बनाऊँ। आपकी अगर पढ़ने की मानसिकता है तो ही आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। कि आप अगर ऐसे ही टाइम पास के लिए अगर वीडियो बनवा रहे हो तो उससे फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो तो कंटिन्यू पढ़ाई करो। बाकी मेरे पास मुझे ये मत बोलो कि आगे पढ़ाओ या वो पढ़ाओ, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस 12th का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तो ये जो लेसन है इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद में हम जो एक जेड का जो पेपर है वो सोल्व करेंगे। जैसे ये जो लेसन है वो हमारा 2 वीडियो होने के बाद में जो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन कंप्लीट होने के बाद में एक जेड का पेपर सोल्व करेंगे। तो ऐसे हम जो है वो हर एक लेसन होने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन प्लस उसके साथ साथ एक जेड का पेपर जो है हम एक वीडियो में जो है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको क्या है कि जो जेड की है उनकी जो तैयारी है उसमें जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो भी आ जाएंगे और जो आपका 12th का जो मैटर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद में हम जो इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे और एक जेड का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है।